ऐसा हुआ है जैसे प्राचीन काल में कि भाई राजा की रक्षा के लिए, या वैसे भी अ, आम इंसान को भी, कि कोई कहीं पॉइजन ना हो, जो खाना वो खा रहा है, जो भोजन वो ग्रहण कर रहा है उसमें कहीं पॉइजन ना हो, इसलिए अन्न को पहले किसी दूसरे जीव को खिला के चेक किया जाए कि वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीव हैं उन पे अगर उनको विष मिश्रित अन्न खिलाया जाएगा तो उसमें क्या प्रतिक्रिया वो देंगे, वो सब चीज़ें लिखी हुई है, जिस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो अन्न दिया गया ये पॉइजनस था या नहीं था। ओके, ये सुश्रुत कल्प वन के अंदर ही आ जाता है। जो सुश्रुत कल्प वन है पहले चैप्टर में ही आ जाता है। हमने बस कंपैरिजन के एंगल से इसको यहाँ पे नोट्स में डाल लिया है ताकि यहाँ पे वाग्भट का भी साथ साथ हो जाए। ओके, ठीक है भैया। जीव क्या है, जीव कौन सा है, और सुश्रुत ने उस पर क्या प्रतिक्रिया के लिए लिखा है, हृदय ने क्या लिखा है, दोनों बातें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, जीव है मक्षिका वायस आद्य। ठीक है, मक्खी है, मक्षी का मतलब मक्खी, वायस मतलब कौवा। तो मक्षिका वायस आद्य, अगर इनको दिया गया विष मिश्रित अन्न, पहले पे यही मक्षिका वायस आद्य, अगर इनको दिया गया विष मिश्रित अन्न तो सुश्रुत आचार्य के अकॉर्डिंग ये हो जाएंगे विनिश्यंती, नष्ट हो जाएंगे। अगर दिया गया इनको अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग तो म्रियते है मक्षिका प्राश्य, मक्षिका जो है वो खाते ही म्रियते मर जाएगी। ठीक है, वायस के लिए थोड़ा डिफरेंस है, ये हमने सुश्रुत का साथ भी लिख लिया और अलग भी लिखा है। सुश्रुत आचार्य वायस में कहते हैं विनिश्यंती, वही सेम चीज है। ठीक है, लेकिन वाग्भट कहते हैं काकह छाम स्वरो। ठीक है, चरक भी कहते हैं काकह छाम स्वरो, कि उनका जो कौवा जो है उसका स्वर चेंज हो जाता है, स्वर जो है उसका छाम स्वर, क्षीण स्वर वाला वो हो जाता है। इन्होंने तो विनिश्यंती लिखा है कि मर जाएगा, इन्होंने कहा कि स्वर उसका चेंज होगा थोड़ा। चकोर, ठीक है, चकोर में अगर आप देखो तो सुश्रुत आचार्य कहते हैं चकोर अक्षी वैराग्य। ठीक है, चकोर में जो है अक्षी वैराग्य होगा, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, ओके। वाग्भट कहते हैं अष्टांग हृदय अक्षी वैराग्यम। ठीक है, चरक ने कहा है कुरियात वीरजेत चकोरम। ठीक है, चकोर के रक्त वर्ण के नेत्र हो जाएंगे, ऐसा उसकी कुल मिला के सबने ये माना है कि कहीं ना कहीं जो है उसकी आंखों में कुछ चेंज आएगा। ओके, ओके, फिर आप आओ, रंजन की प्रक्रिया हो जाएगी, उसकी आंखों में लाल रंग की आंखें हो जाएगी। फिर आप आओ नेक्स्ट पे, जीव, जीव का सुश्रुत आचार्य कहते हैं म्रियंते, मर जाएगा। अष्टांग हृदय कहता है ग्लानी। कोकिल, ठीक है, कोयल, कोयल जो है सुश्रुत आचार्य कहते हैं स्वर वैकृतम, स्वर उसका जो है विकृत हो जाएगा। अष्टांग हृदय कहते हैं, जो इनके लिए वर्ड जो है उन्होंने यूज किया वो लिखा है परवृद्ध, परवृद्ध, वो जो है मृत्यु हो जाएगी उसकी। ठीक है, अब आ जाओ क्रोंच वाले में। सुश्रुत आचार्य ने क्रोंच में कह रखा है क्रोंचस्तु मद मृछति। ठीक है, एक नशा सा चढ़ जाएगा उसके ऊपर, मद, मद के से युक्त हो जाएगा क्रोंच। ओके, फिर सुश्रुत के में देखो उसमें है नहीं क्रोंच अष्टांग हृदय में। सुश्रुत आचार्य के में देखो मयूर, हृषेन उद्विग्न, हर्ष, कभी हर्षित रहता है कभी उद्विग्न रहता है, कभी खुश कभी दुख। ठीक है, तो कभी खुशी कभी दुख के बीच में घूम रहा है। तो सुश्रुत का मन मयूर, कभी हर्ष और कभी दुख, कभी खुशी कभी गम। तो मन तो ऐसा ही होता है, कभी खुशी कभी गम, तो मन मयूर जो है उसका कभी खुशी कभी दुख में घूम रहा है, ये थोड़ा याद रखना। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट पे, वाग्भट वाले पे। वाग्भट आचार्य मयूर में क्या कह रहे हैं, हर्ष, खुश हो जाता है मयूर जो है विष मिश्रित अन्न को देख के, एवं देखने मात्र से विष का तेज कम हो जाता है, और उसके देखने मात्र से ही जो है जो विष है उसका तेज कम हो जाता है। ठीक है भैया, हो जाता है। तो सूक सारिका में आ जाओ, तोता मैना वाले में। सूक सारिका में सुश्रुत आचार्य कहते हैं क्रोस्त है, चिल्लाने लगते हैं। ओके, ठीक है। अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय कहते हैं देख कर ही सूक या तोता प्लस दात्यु और ये सारिका, ये तीनों के तीनों, सूक भी दात्यु भी और मैना भी, ये उत्क्रोशंती, चिल्लाने लगते हैं। ओके, फिर हम आ गए
हंस पे, हंस वाले पे सुश्रुत आचार्य कहते हैं छ्वेडति च अत्यर्थम। छ्वेडति मतलब वही है कि जोर जोर से शब्द निकालने लगना, चिल्लाने लगना, छ्वेडति अत्यर्थम। अष्टांग हृदय कहते हैं प्रस्खलंती, ठीक है, ठीक से चलने वलने नहीं पाएगा, स्खलन होने लगेगा, लड़खड़ाने लग जाएगा। भृंगराज कूजती, ठीक है, भृंगराज जो है कूजन करने लगता। सुश्रुत ने कहा हृदय में वो है ही नहीं। पृष्ठो, पृषद का तो नाम ही अश्रु जैसा ही है, वैसे कि हिरण का टाइप है ये पृषद, ठीक है, इसके नेत्रों से अश्रु निकलने लगते हैं। विसृजति अश्रु, अश्रु नेत्रों से ही निकलेंगे, आंसू निकलने लगते हैं इसको। मरकट, मंकी को कहते हैं, मंकी में सुश्रुत आचार्य कहते हैं विष्ठा में मुंचती, ठीक है, विष्ठा मुंचती, स्टूल पास कर देता है, ठीक है। अष्टांग हृदय भी यही कहते हैं सकृतम विमुंचति ही वानर। मार्जार बिल्ली, कैट जो है इसमें है नहीं सुश्रुत में, अष्टांग हृदय में कहते हैं उद्वेगम याति, ठीक है, घबरा जाती है, ओके। फिर कपोत, परभृद, दक्ष और चक्रवाका अष्टांग हृदय के हैं, सुश्रुत में कपोत नहीं है, परभृद कोयल तो थी ऊपर अलग, दक्ष और चक्रवाका नहीं। अष्टांग हृदय कहता है जहती असुन, शीघ्र ही मर जाते हैं। अष्टांग संग्रह में क्या है क्रिकवाकु, क्रिकवाकु, क्रिकवाकु जो है वीरोती, ठीक है, वही है कि आधों का तो वही है कि स्वर थोड़ा गड़बड़ होता है, ओके। फिर आप कारांडवो, कार का देख लेना, ठीक है, अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग। तो जिसके पास कार है वो झट से अपनी कार में बैठेगा, दूसरी जगह भाग जाएगा विष वाला भोजन देख के। तो इसमें आया है अन्य तो हो याती, दूसरी जगह चला जाता, उस जगह को ही छोड़ देगा झट से। याद रखने के लिए ऐसा रखना है कि कार थी तो झट से देख भाग जाएगा वहां से। कारांडु अन्य तो याती। सूक और सारिका के केस में अष्टांग संग्रह क्या कहते हैं? सुश्रुत का और अष्टांग हृदय का तो पढ़ चुके हैं, अष्टांग संग्रह क्या कहते हैं? तो उनका है विक्रोस्ति सूक है, सारिका च छर्द्यति, ठीक है। सूक जो है वो विक्रोशन, भाई चिल्लाने लगता है, सारिका को जो है वोमिटिंग होने लग रही। तो तोता चिल्ला रहा है, मैना को उल्टियाँ हो रही है, ओके, ठीक है। थोड़ा सा आप वही रखना, हल्का सा हिंट रखोगे। देखो मक्खी वक्खी कौए हुए तो ये मार ही दिए सुश्रुत ने। चकोर में देखोगे सुश्रुत का, हल्का सा दिमाग रखना। एक चंदा और चकोर की वो नहीं पढ़ते हो, चकोर चंदा को देखता रहता है, तो उसकी आंखों से मतलब कुछ बात है कि वो आंखों से बस देखता रहता है, तो उसकी आंखों में ही हमें ये इस चीज़ का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिसका नाम ही जीवन है तो उसका इफेक्ट भी जीवन पे ही मिलेगा। जीव जीव का अमृयते, ठीक है। हालांकि उन्होंने हृदय वाले ने ठीक ग्लानी कहा है केवल। कौ कोयल का स्वर जैसा नाम था कि हाँ कोयल, कोयल की मेन पहचान ही आवाज़ थी, वो आवाज़ ही गड़बड़ा जाएगी। क्रोंच को मद, ठीक है, मद छा जाएगा। एक क्रोंच पांख भी होता है ना, वाजीकरण में देते हैं, उसको सेवन से भी मद छा जाता, उसे थोड़ा याद रखना कि क्रोंच से मद छा जाएगा। मयूर, सुश्रुत का मन मयूर, कभी खुश कभी दुख, बस मन तो ऐसा ही होता है, कभी खुशी कभी गम रहती, खास तौर पे सुश्रुत का, तो ये हो जाएगा। सूख सारिका, दोनों तोता मैना चिल्लाने लग जाएंगे साथ साथ, तो वैसे भी हस्बैंड वाइफ साथ साथ है तो चिल्लाएंगे तो है, ठीक है। या तो चिल्लाएंगे तो फिर नीचे जाके अष्टांग संग्रह वाले में एक चिल्ला रहा है, एक उल्टियाँ हो रही। हंस है, छेड़ती अत्यर्थम है, ठीक, ये भी चिल्ला रहा है। भृंगराज में कूजन वर्ड आया है। भृंगराज हालांकि यहाँ एक पक्षी है, ठीक है, बर्ड है भृंगराज, लेकिन इसकी थोड़ी नेचर भंवरे, इसकी कूजन भंवरे जैसी है, उससे मिलती वाली है, ठीक है ना। तो उसके सैदरी से इसलिए भृंगराज नाम है। तो आप भृंगराज को भंवरे से ही याद रखना। भंवरा, भंवरे की कूजन सी होनी थी अलग, ऐसे आवाज आती भंवरे की, तो उसी तरह के कूजन करने लगता है। पृषत जो अश्रु से है निकलना। मरकट जो है ये विष्ठा मुंचती, ठीक है। मारजार बिल्ली घबरा जाएगी, ठीक है। कर पाओगे आई होप, ओके, ठीक है। ये थी विस्मित अन्न की जीव परीक्षा। अग्नि वग्नि परीक्षा तो वही सुश्रुत में बुक में कर लेंगे, अग्नि पर डालेगा तो चट चट शब्द आएंगे इस तरह के, ओके। पंचांग क्या होता है, ठीक है। मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, इसको पंचांग बोला करते हैं। अगर आपको, क्योंकि बहुत कॉमन सी है, वैसे ही याद हो तो ठीक है, नहीं भी याद हो, ठीक है, तो एक एक वर्ड उठा के शुरू का ऐसे भी बना सकते हो।
ठीक है, मूत पप्पू फल, ठीक है, मूत पप्पू फल, मूल त्वक पत्र पुष्प और फल। षड्विरेचन आश्रय क्या होते हैं? यही जो पंचांग है, इसी पंचांग में अगर क्षीर और ऐड कर दो आप तो ये षड्विरेचन आश्रय बन जाते हैं। मूल त्वक पत्र पुष्प फल में क्षीर ऐड कर दिया, ठीक है भैया। शिरोविरेचन द्रव्य आश्रय क्या होते हैं? शिरोविरेचन द्रव्य आश्रय होते हैं मूल त्वक पत्र पुष्प फल में दो और ऐड कर दो, नाक, निर्यास और कंद, तो ये शिरोविरेचन द्रव्य के आश्रय होते हैं, ठीक है, ओके। तो पंचांग आपने याद किया, या तो आपको पहले याद होगा, नहीं होगा तो मूल त्वक पत्र पुष्प फल या मूत पप्पू फल से आपने याद कर लिया। क्षीर ऐड कर दोगे अगर उस पंचांग में तो बन जाएंगे षड्विरेचन आश्रय। अगर उस पंचांग में नाक ऐड कर दोगे तो नाक तो शिरोविरेचन के काम आती है, शिरोविरेचन जो नस्य रहता है नाक से तो देते हैं, तो नाक ऐड करते हैं, शिरोविरेचन का बन जाएगा। और उसी पंचांग में अगर आप धास कांस ऐड कर दोगे तो आसव की योनियां बन जाएगी, जो हमने लिखा हुआ है नेक्स्ट पे, धास कांस ऐड कर दो, धान्य सार कांड शर्करा, तो आसव की योनि बन जाएगी। अच्छा, उसी पंचांग में आप क्षीर ऐड कर दो यानी कि षड्विरेचन आश्रय, प्लस में ये चार और ऐड कर दो, नाक साध जो हमने लिखा हुआ, नाक है साध है, निर्यास कंद सार धातु, तो ये बन जाते हैं स्थावर विष के 10 अधिष्ठान। याद रखने के लिए आप याद रखना, नाक साध टू कैच विष, नाक साध, अपनी नाक को तेज करो ताकि जैसे पॉइजन आए झट से सूंघ के पहचान लो। नाक साध टू कैच विष, तो नाक साध निर्यास कंद सार धातु ये, प्लस में जो बचे हुए ये चार हुए, 6 और चाहिए पूरा करने के लिए, तब 10 अधिष्ठान बनेंगे, तो 6 जो है वो षड्विरेचन आश्रय वाले या फिर ऐसे पंचांग वाले 5 और एक क्षीर ये ऐड कर दो तो 10 कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। तो बुक में जब जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कंदविष है और एक अधिष्ठान है स्थावर विष का, स्थावर विष 55 थे, स्थावर विष के 10 अधिष्ठान थे, ये बातें अभी पीछे पड़ी। उन 10 अधिष्ठानों में एक अधिष्ठान कंदविष है, और वो जो कंदविष है, ठीक है, उन कंदविषों, वो कंदविष होते हैं 13 काउंटिंग में, और उन कंदविषों के 13 के अलग अलग लक्षण दिए हैं आचार्य सुश्रुत ने, कि ये वाला कंदविष अगर मान लो खा लिया तो क्या लक्षण देगा, ये दे खा ली तो क्या लक्षण आएगा, हर किसी के अपने अपने लक्षण दिए हैं। उसमें कुछ एक पॉइंट मिक्स हो जाते हैं, मतलब अब हमें क्योंकि पूछता है तो हमें देखना पड़ेगा, जब वो पूछने ही लग गया तो उसी में से कुछ एक पॉइंट हमने छांटे हैं जो मेमोराइजेशन में हेल्प करेंगे आपको। बाकी हम 13 के 13 बुक में जाके देखेंगे। पीत नेत्रता यानी कि पीली आंखें हो जाना, ठीक है, ये किस में पाया जाता है? वत्सनाभ और करदम, ये दो चीजें हैं यहाँ पे ये पाया जाता है, ओके, ठीक है। आप याद रखना, एक पीत नेत्रता का मतलब ऐसा याद रखना, पीली आंखें तो हैं कि नहीं, तो आप दूसरा मतलब ऐसा, जैसे पीके नहीं होता, पीके आमिर खान वाली मूवी थी पीके, पीके मतलब ड्रिंक करके, ऐसा मतलब उसमें निकाल रखा था पीके। तो पीत से आप याद रखना कि मतलब पी हुई सी आंखें हैं, जैसे है ना, पी रखी हो ऐसी आंखें हो रखी, तो पीत नेत्रता, पी हुई आंखें लेके। वत्स जो है, जो ज़्यादा पी लेता है तो क्या होता है, वत्स जो है कीचड़ में जाके गिर जाएगा, ठीक है, वत्स नाम का वत्स, और करदम का मतलब एक कीचड़ भी होता है, तो वत्स जो है कीचड़ में गिर जाएगा पीत नेत्रता लेके। जस्ट फॉर आपकी मेमोराइजेशन के लिए ऐसा आप याद रखना इसको, तो आप दोनों रिकॉल कर पाओगे कि पीत नेत्रता से वत्स कीचड़ में चला गया, चला गया, बात नहीं, जाने दो। फिर आप आओ नेक्स्ट पे, बेटा पढ़ लिया करो, और ऐसे नहीं बात बनेगी। रक्त नेत्रता जो है, ठीक है, पुंडरीक में मिल रही है, ठीक है, पुंडरीक वैसे भी लाल कमल होता है, तो रक्त नेत्रता जो है पुंडरीक में आप याद रख पाओगे। स्तंभ, स्तंभ मतलब एक जगह फिक्स कर दिया, जैसे जैसे तो अशोक ने शिलालेख वाले स्तंभ रखवाए थे, और यहाँ पे स्तंभ का मतलब जकड़ाहट, रुक जाना एक जगह, तो ये कालकूट में है स्तंभ लक्षण, ठीक है। तो काल से आप टाइम समझते ही हो, कूट से कुटाई याद रख लेना, टाइम जब कुटाई करता है ना तो अच्छे अच्छे स्तंभ हो जाते हैं, जो ज़्यादा फुदकते रहते हैं इधर से उधर इधर से उधर, और समय जब कुटाई करने लगता है, कहते हैं ना समय की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छे बैठ जाते हैं, तो ये स्तंभ हो जाता है। तो यहाँ ऐसे सॉरी याद रखना कि स्तंभ जो है कालकूट में है। हृदय में ग्रंथि, ठीक है, महाविष, महाविष जो है उसमें हृदय में ग्रंथि मिलती है, तो हृदय तक में ग्रंथि पैदा कर दी, वही तो विष महाविष है ना। दिल में भी गांठें उत्पन्न होगी, इससे बड़ा जहर और क्या होगा दुनिया में, है कि नहीं?
वही सबसे बड़ा जहर है, वही महाविष है। ठीक है, क्योंकि दिल पे चोट करना, दिल में वही महाआघात होता है, वही सबसे बड़ा पॉइजन है दुनिया में। दिल तक सेफ नहीं, बताओ। ग्रीवा दौर्बल्य, ये पालक का है। पालक जो है विष का नाम है एक, ठीक है, उसमें लक्षण मिलता है ग्रीवा दौर्बल्य। अच्छा सोचो किसी की ग्रीवा ही दुर्बल हो गई हो एकदम, ग्रीवा मतलब नेक, गर्दन एकदम दुर्बल हो गई, कमजोर हो गई, तो पालन करना बड़ा कठिन हो जाता। तो कोई ना कोई पालक तो चाहिए फिर, क्योंकि जब गर्दन ही एकदम दुर्बल है, सीधी नहीं खड़ी हो पा रही, तो क्या कर पाएगा, ना खाना खा पाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ग्रीवा दुर्बल्य जब हो जाए तो कोई ना कोई पालक तो चाहिए। तो पालक का लक्षण ग्रीवा दौर्बल्य है, ऐसे आप याद रखना इस चीज को। ठीक है, गात्र स्तंभ, मुस्तक, ठीक है, मस्ती, मस्ती में जो है गात्र स्तंभित हो रखे हैं। ठीक है कि नहीं, मस्ती में जो है गात्र स्तंभित हो रहे, वो सिर्फ स्तंभ था, वो काल की कुटाई से था। ठीक है, यहाँ गात्र आपस में जो स्तंभ हो रखे हैं वो मस्ती में हो रखे हैं। ठीक, उदर वृद्धि, ठीक है, उदर की, उदर मोटा हो गया, ठीक, उदर वृद्धि, मे बी ड्यू टू स्वेलिंग, मे बी ड्यू टू एनी रीजन। तो आप याद रखना पूसी, पुंडरीक और श्रृंगी, उदर वृद्धि पुंडरीक और श्रृंगी में है, याद रखना। सिर्फ ग्रंथि एक आया है ये सरसप में, जबकि हृदय में ग्रंथि वो महाविष में था। ग्रीवा स्तंभ, ठीक है, ग्रीवा दुर्बल हो गई थी तो पालन कठिन था, पालक वाली बात थी। फिर ग्रीवा कौन ठीक करवाएगा, ठीक है, स्तंभित थी, कौन स्तंभ करवाएगा, तो ग्रीवा स्तंभ कराइए फिर वत्सनाभ ने। तो स्तंभ मतलब फिक्स जकड़ाहट कर दी एक जगह, एक लटक रही थी इधर उधर, तो ग्रीवा स्तंभित कराई वत्स ने, वत्सनाभ याद रखना। वेपथु, कांपने लग रहा है, क्यों कांपने लग रहा है, क्योंकि उसको मुक्का पड़ा है एक जोरदार। तो मुंह और का, मुस्तक और कालकूट, मुक्का पड़ा है तो कांपने लग रहा है, वेपतु कालकूट और मुस्तक में है। ठीक है, ये बातें हो गई हैं, बाकी बचे हुए हम लाइन टू लाइन जो है वो सुश्रुत में जाके देखेंगे। बहुत इजी है कंद्विश को ये लक्षण याद करना। गॉट इट। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे। विष के गुणों की बात चल रही है, किस आचार्य ने कितने गुण माने हैं और उनको कैसे याद रखा जाए, उनके कर्म क्या है। सुश्रुत और चरक 10 गुण मानते हैं, संग्रह और हृदय 11 गुण मानते हैं, सारंगधर जो है 8 गुण मानते हैं। सुश्रुत का मेन है, इस सुश्रुत आचार्य से डिटेल तो किसी के पास नहीं है, उन्होंने तो पूरा कल्पस्थान लिखा है। तो सुश्रुत के गुण से शुरू कर रहे हैं। उनके हैं उष्ण, लघु रुक्ष तीक्ष्ण, सूक्ष्म व्यवायी विकासी, आसु विशद और अपाकी या अविपाकी। जब द्रव्य गुण में हम प्लांट याद करते हैं तो वहाँ पे भी हम वीर्य, उनके गुण, रस, ये रस और विपाक, वीर्य विपाक ऐसे याद करते हैं। तो वहाँ पे भी आप कभी नोटिस करना, हम इसी एंगल से याद करते हैं, जैसे ये द्रव्य उष्ण वीर्य है, मधुर विपाक है, लघु रूप तीक्ष्ण गुण है, इस तरह करके। तो ये भी थोड़ी वैसी फीलिंग नहीं दे रहा, जस्ट फॉर मेमोराइजेशन। आप तो आप याद रखना कि वीर्य जो है विष का वो है उष्ण, तो उष्ण वीर्य हो गया, लघु रुक्ष तीक्ष्ण गुण हो गए। ये हमेशा ये लघु रुक्ष तीक्ष्ण वैसे भी द्रव्य गुण में उठाना, प्लांट के जनरली साथ साथ मिलते हैं लघु रुक्ष तीक्ष्ण। तो उष्ण वीर्य हो गया, लघु रुक्ष तीक्ष्ण गुण हो गया। ठीक है, ये बात याद हुई। अब फिर याद करना सुविकासी आई आवी, आवी कहते हैं लेबर पेन्स को। ठीक है, लेबर पेन जो है बहुत ही अच्छे आ रखे हैं, सुविकासी आई, अच्छे विकास करने वाले लेबर पेन है। ठीक है, आवी, तो सुविकासी आई आवी, सु से सूक्ष्म याद रखना, विकासी से विकासी, आई से व्यवाई, और आ और वी से आंसू और विशद, आवी से होगा आंसू और विशद। और लास्ट में एक, क्योंकि सबका डिफरेंट है तो वो सबका यूनिक याद रखना पड़ेगा। जैसे सुश्रुत के केस में वो अपाकी या अविपाकी है, चरक आचार्य के केस में वो अनिर्देश्य रस हो जाएगा, और वाग्भट जो है दोनों को मिक्स कर देता है। गुड, ठीक, चलो। तो ये सुश्रुत का हो गया, चरक का यहाँ हमसे मिस हो गया, तो आपको नोट करना पड़ेगा। चरक के भी 9 तो सेम ही है, प्लस में जो 10th सुश्रुत में अपाकी है वो अनिर्देश्य रस करना पड़ेगा, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट करके लिखा हो, अनिर्देश्य रस करना पड़ेगा। वाग्भट के 9 तो उनके भी सेम ही हैं, लेकिन 2 और एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने 11 मान रखे हैं। तो उन्होंने जो है सुश्रुत का पाकी वाला और चरक का रस वाला दोनों मिला दिया, हालांकि वर्डिंग थोड़ी सी अलग है, अव्यक्त रस और विषम पाकी कर दिया, लेकिन बात वही है कि मोरल वही है कि दोनों को मिक्स किया उन्होंने लक्षणों को। तो करते ही हैं वाग्भट लोग, चरक सुश्रुत दोनों को मिला के अपना नया बना लेते हैं। ओके, सारंगधर जो आचार्य हैं, ठीक है, वो आग्ने, ठीक है। अब इनके 8 गुण हैं, तो इनके में वो नो रिपीटेशन नहीं है जो बाकी लोगों में थे, इनके अपने यूनिक है। तो
आग्नेय लेकिन इन्होंने भी कहा है उष्ण होता है, ठीक है, आग्नेय होता है। और क्या चीज़ें हैं हम याद रखने के लिए याद रखते हैं, उसमें थी सुविकासी आई आवी, इसमें आवी हट गया है, सारंग दर्के में आवी हट गया है। सुविकासी आई, सूक्ष्म विकासी और व्यवहार, ये तीन तो हैं। प्लस में ये जो हमने लिख रखा है, मद ने छेद दिया योग ने जीवित किया। नशा तो इंसान का छेदन ही करता है, योग ही है जो उसको जीवन देता है। मद ने छेद दिया, मदावह छेदी, योग ने जीवित किया, योग वही जीवित हर। गॉट इट, ये सारंग दर की बात है, ठीक है। ये जो हम मेहनत लगा रहे हैं, ये मेहनत आपको व्यर्थ लगेगी अगर आप एमसीक्यू सोल्व नहीं करोगे जाके। तो एमसीक्यू सोल्व करोगे तो आपको इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि वहाँ इसका यूटिलाइजेशन होगा। और जब किसी लर्न की हुई चीज़ का यूटिलाइजेशन होता है तभी और लर्न करने का मन करता। ऐसा नहीं कि पूरी विद्या ले ली और अंतिम युद्ध वाले दिन ही उसको यूज करके देखा जाएगा कि वो चल भी रही है कि नहीं चल रही। ऐसा थोड़ी ना होता, मान लो नहीं चली तो युद्ध वाले दिन। तो इसलिए जो विद्या ले रहे हो, जिस पर्पज के लिए ले रहे हो कि एमसीक्यू सोल्व हो, वो पर्पज डेली अभ्यास होना चाहिए उसका, ताकि जब अंतिम अभ्यास प्रैक्टिस करने का उस विद्या का वक्त आएगा तो वो चल पाए। विष के गुण एवं कर्म, ठीक, गुण में आ जाओ आप। ये जो गुण हमने ऊपर पढ़े हैं वही गुण हमने सीक्वेंस से यहाँ पे लिख दिए हैं। कर्म में सुश्रुत चरक अष्टांग संग्रह सबके मत यहाँ लिख दिए हैं। अष्टांग संग्रह की कोई ऐसी टेंडेंसी नहीं है पूछे जाने की जनरली, ठीक है। तो आप भी पहले सुश्रुत और चरक पे ही फोकस करना। अगर अष्टांग संग्रह नहीं हो पा रहा तो इनिशियल रीडिंग में आप उसको स्किप कर सकते हो, अगेन जब आपके पास वक्त बचेगा तो आप आके उसको देख सकते हो। तीक्ष्ण गुण जो है, या फिर एक आध कोई आपको क्वेश्चन मिल गया तो पर्टिकुलरली वो ध्यान रख सकते हो, हाँ कि वो अष्टांग संग्रह के इसमें वो था, इन या कि आप सारा ही याद करते बैठो। अच्छा, गुण में आओ। तीक्ष्ण गुण सुश्रुत क्या कहते हैं, मति मोह होगा, मर्म बंधन छिंती, ऐसा वर्ड आया है उनके। चरक ने मर्म घन वर्ड यूज किया है, दिख ही रहा है सामने आपके लिखा ही हुआ है ना, विजिबल है। उष्ण गुण जो है उसमें सुश्रुत आचार्य ने पित्त और रक्त दोनों का इकट्ठा प्रकोप बताया है, चरक आचार्य ने सिर्फ पित्त प्रकोप कहा है। रक्त प्रकोप उनका आगे जाके सूक्ष्म गुण की वजह से आएगा। रुक्ष गुण से सुश्रुत आचार्य ने वात प्रकोप, चरक ने भी वात प्रकोप। सूक्ष्म गुण से, ठीक है, सुश्रुत आचार्य कहते हैं कि शरीर के अवयवों में प्रवेश हो जाएगा, और चरक कहते हैं कि रक्त में प्रकोप, रक्त का प्रकोप करेगा। बात कुल मिला के वही है, जो चीज़ सूक्ष्म अवयव रक्त को प्रकोप कर सकती है, रक्त में जा सकती है, वो सूक्ष्म अवयवों में भी जा सकती है। बाकी इनका कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म से शरीर के अवयवों में जा रहा है, उनका रक्त प्रकोप है। व्यवाई, व्यवाई का मतलब क्या होता है, ये हमने नीचे लिख रखा है, यहाँ पे जाके देखो, व्यवाई ब्लू कलर से लिख रखा है। व्यवाई वो होता है जो व्याप्त होता है पहले। व्यवाई से व्याप्त याद रखना तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। व्यवाई मतलब व्याप्त, जो व्याप्त होता है कब, अभी की अभी, आपने अभी खाया, अभी के अभी बॉडी में फैल जाएगा, व्याप्त हो जाएगा। पाक जो है वो बाद में देखा जाएगा। जनरली तो ऐसा होता है जो भी हम खाते हैं वो जठराग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नि, इन पाक की प्रक्रियाओं से गुजरती है। लेकिन व्यवाई के केस में अभी की अभी व्याप्त होगा, बाद में पाक देखा जाएगा, ठीक है। उसको डाइजेशन के रूल नहीं फॉलो करने होते, वो जटाजट व्याप्त होगा। एग्जाम्पल में अहिफेन और भंगा है, अहिफेन और भंगा का ही ए और भय लेके हमने अभी के अभी व्याप्त रखा है, तो उसी से भी आपको याद हो जाएगा अहिफेन और भंगा, ये इसके एग्जाम्पल थे। ये सारंगदर की चीज़ें हैं, ठीक है, ये आती हैं एग्जाम में, हमने यहाँ साथ में इसके याद कर लिया इसको, ठीक है। ये हुआ व्यवाई। तो व्यवाई होता ही क्या है, तुरंत जाके फैल जाएगा, व्याप्त हो जाएगा। तो इसमें वर्ड आया प्रकृति भजेत, ऐसा करके सुश्रुत में वर्ड है व्यवाई के लिए। उस प्रकृति भजेत का मतलब देखोगे तो उसका मतलब ये कि पूरे शरीर में फैल जाना, तुरंत फैल जाना एकदम से, तो वही मतलब है। चरक ने इसका बहुत क्लियर कट ही मतलब लिख दिया है कि आंसू व्यापनोति केवलम देहम। केवलम वर्ड जो है आयुर्वेद में अक्सर यूज होता है, अब देखना, और उसका मतलब संपूर्ण होता है। केवल मतलब ओनली नहीं होता, संपूर्ण शरीर, तो शीघ्रता से संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाना, ये चरक के में आता है। केवलम वर्ड वहां भी आएगा जब आयुर्वेद एक बंदे से दूसरे बंदे को दिया जाता है आयुर्वेद अवतरण की प्रक्रिया में, तो भी केवल वर्ड लिख के आता है, उसका मतलब होता है संपूर्ण आयुर्वेद दिया। आशु, आशु से सुश्रुत आचार्य कहते हैं आशु हंति, ठीक है। और चरक आचार्य ने आशु का और व्यवाई का दोनों का इकट्ठा वो दिया है,
हाँ, इसीलिए हमने वहाँ पे कॉलम नहीं बनाया ना। अब इसको मिटा के देखोगे तो कॉलम नहीं है वहाँ पे, समझ रहे हो। तो वासु व्यापनोति केवलम देहम, आसुर व्यवहार दोनों का इकट्ठा है चाणक्य कोड। विकासी क्या करेगा? विकासी करेगा ऐसा विकास कि देखते ही रह जाओगे। कैसा विकास करेगा? दोष धातु मल को नष्ट करने का क्या मतलब है? दोष धातु मल को नष्ट करने का मतलब शरीर को नष्ट कर देना, क्योंकि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम है कि नहीं। चरक ने कहा है प्राणगन, विकासी को कहा है प्राणगन होता है विकासी। ठीक है, ओके। तो विकासी के बारे में ना सबके अपने अपने थोड़े अलग अलग डिफरेंट पॉइंट हैं, सुश्रुत के, चरक के और यहाँ पे वाग्भट के भी। तो हमने यहाँ पे याद करने की कोशिश की। अगर आपको ये वाला तरीका पसंद आए तो एक बार ट्राई करना। या नीचे कि विकासी जो होता है वो दोष धातु मल को नष्ट करता है, ऐसा सुश्रुत कहते हैं। प्राण घन करता है चरक कहते हैं, और मति मोह मर्म घन करता है तो अष्टांग संग्रह कहते हैं। तो विकासी द्रव्य दोष धातु मल को नष्ट करके प्राणों का नाश कर देते हैं, और जब प्राणों का नाश हो जाता है तो जो करीबी लोग होंगे उनके मर्म पे आघात लगेगा कि हमारा बंदा चला गया, उनकी बुद्धि मोहित हो जाएगी, तो मति मोह हो जाएगा, मर्म पे चोट लगेगी। तो विकासी द्रव्य दोष धातु मल को नष्ट करके प्राणों का नाश करते हैं, और इससे जो बूढ़े लोग होते हैं अष्टांग संग्रह जैसे, उनको उनके मर्म पे आघात लगता है कि यार ये क्या हुआ, ये तो बड़ा बुरा हुआ। क्योंकि वृद्ध लोगों को बड़ा प्यार होता है अपने बच्चों से, तो उनको होगा मर्म घन मति मोह, उनकी बुद्धि चकरा जाएगी। तो इस तरह आपको तीनों याद होंगे। ये समझ पा रहे हो? ठीक है, वापस चलते हैं। लघु गुण जो है दुष्चिकित्स्य होता है, दुरुपक्रम होता है, दुर्निरहरम होता है। ठीक है, दुष्चिकित्स्य, दुरुपक्रम, दुर्निवर। चरक सुश्रुत ने कहता है, सुश्रुत आचार्य कहते हैं कि दुष्चिकित्स्य है। ठीक है, दुष्चिकित्स्य में और दुरुपक्रम में, इन दोनों में तो खैर कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि उपक्रम इज द सिनोनिम ऑफ चिकित्सा। तो दु चिकित्स्य है, दु उपक्रम इज द वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अष्टांग संग्रह में हालांकि वर्ड है दुर्निरहरम। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वो इसलिए वो याद नहीं करना अभी के लिए, क्योंकि सुश्रुत पे फोकस करना, उनका दुर्हरम अलग में आएगा। विशद गुण, विशद का मतलब ये होता है साफ, चिपचिपा नहीं होना, क्योंकि इसका अपोजिट पिछल रहता है ना। तो विशद एकदम क्लियर है, क्लीन है, क्षालन की प्रॉपर्टी वाला रहता है ना। और तो अतिरिच्यते, अतिरिच्यते मतलब रेचन टाइप का ज़्यादा होता है, रुकता नहीं है कहीं पे। वही चरक ने थोड़ा उसके फंक्शन को बता दिया, असक्त गति दोषम, कहीं पे सख्त नहीं, अटकेगा नहीं, दोष निकलते जाएंगे। ठीक है, फिर अपाकी गुण आया हुआ है सुश्रुत आचार्य का, वो कहते हैं अपाकी की वजह से दुर्हरम है, उसका हरण करना बड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि पकता नहीं, उसका पाक ही नहीं होता। अग्नि काम करेगी लेकिन उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही, तो दुर्हरम है, हरना बड़ा मुश्किल है। और ये चरक में तो अपाकी रस, अपाकी वाला गुण था ही नहीं। अब नीचे अनिर्देश या अव्यक्त रस, उस पर सुश्रुत में नहीं था, चरक का है। चरक कहता है अव्यक्त रस से कफ का प्रकोप होगा, अन्य रसाश्च अनुवर्ते शीघ्रम, शीघ्र ही अन्य रसों का अनुवर्तन करने लगेगा। ठीक है, तो अव्यक्त रस होता है लेकिन दूसरे रसों का अनुवर्तन करने लग जाता है। अष्टांग संग्रह ने तो दोनों ही बताए थे, पाकी वाला भी रखा था और रस वाली बात भी पूछी थी। अपाकी में उन्होंने कहा जराम नो याति, जरा यानी कि जीर्ण नहीं होता, वह कुल मिला के मोरल वही है कि पचता नहीं है। ठीक है, अपाकी जराम नो याति। ठीक है, अनिर्देश से आव्यक्त रस में वो कहते हैं कफ प्रकोप और शीघ्र अन्य रसों का अनुवर्तन, सेम चीज बोल ली है जो चरक आचार्य ने बोली, कॉपी की है उन्होंने उनकी बात। तो इस तरह करके ये इनके कर्म, गुण और कर्म याद होते हैं अपने को। तो बहुत बेसिक लेवल पे आपको ये याद रखना है किसने कितने विष के गुण माने हैं और कौन कौन से माने, ये होता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आपको सुश्रुत और चरक की बातें याद रखनी है, वाग्भट की नहीं भी रखो तो चलेगा। स्टेप नंबर 3 में आपको वाग्भट की बातें याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, स्थावर विष के वेग क्या हैं और उनके लक्षणों की लक्षण चिकित्सा वगैरह ये सब चीज़ें क्या हैं, अब इस पे चलेंगे हम। स्थावर विष के जो वेग हैं उनके लक्षण, स्थावर मतलब प्लांट ओरिजिन, जंग मतलब एनिमल ओरिजिन। एनिमल वालों के अलग बताए हैं आचार्य लोगों ने, स्थावर के प्लांट वाले के अलग बता रखे हैं। ठीक, किसने कितने वेग माने हैं, सुश्रुत आचार्य ने कल्प 2 में बताए हैं, ये कल्प स्थान 2 दूसरे अध्याय में, और 7 माने हुए, 7 वो हमने ऊपर इसके लिखा हुआ। आई होप कि आपको विजिबल है।
ठीक है। चरक आचार्य ने 8 माने हुए हैं, चरक चिकित्सा 23 उनका इकलौता 20 का चैप्टर है, वहीं पे ऑब्वियसली उन्होंने बताए हैं। तो पहले अब फोकस करते हैं हम सुश्रुत पे, फिर चलते हैं एक बारी चरक आचार्य पे, और फिर दोनों के पॉइंट लेके कंपैरिजन करके जो कॉमन क्वेश्चन पूछ जाते हैं उनको भी हम ठीक से याद करेंगे। पहले लक्षण पे पहुंचो। अब क्योंकि स्थावर विष है यानी कि प्लांट ओरिजिन का है, तो क्या आपको मतलब जो सब्जेक्ट है वो खाएगा ही उसको, डस तो लेगा नहीं, प्लांट खाना ही पड़ेगा अगर पॉइजनस इफेक्ट देखना है तो उसका। तो खाओगे तो लक्षण कहाँ मिलेंगे एकदम शुरुआती, टंग पे, जीवा पे, गले पे, मुंह में, यही तो सब बातें सब, क्योंकि सबसे पहले कॉन्टेक्ट ही वही हो रहा है। तो पहले ही वेग में श्यावाह जीवा, जीवा जो है थोड़ी ब्लैकिश सी कलर की हो गई है, ब्लूइश ब्लैकिश कलर की श्याव हो गई है, ठीक है। भवेत स्तब्ध, मूर्छा, बेहोश हो सकता है, ठीक है, श्वास की दिक्कत होने लगेगी उसको, ठीक है, डिजनिया होने लगेगा, ये पहले वेग में है। तो मोटा मोटा कम से कम जीभ को तो पकड़ना कि जैसे ही जीभ पे रखा जीवा हो गई श्याव, स्तब्ध, जकड़ गई जीवा, ऐसे जीवा तो बड़ी लपलपाती है, यहाँ जकड़ गई है, स्तब्ध हो गई है और श्याव वर्ण की हो गई है, बेहोश हो सकता है, डिजनिया हो सकता है। दूसरे वेग में अब जीवा से नीचे घटकेगा तो जैसे जैसे करके कंठ में पहुंचेगा, और कंठ के थ्रू फिर होता हुआ ईसोफेगस से और आमाशय में होगा। क्योंकि कंठ में तो कितनी देर रुक सकता है, कंठ में ये थोड़ी कि रोक के बैठे रहो, ठीक है। अगर कोई चीज़ कंठ में चली गई तो तुरंत की तुरंत आमाशय में भी पहुंचेगी। 8 सेकंड कितने का, इतना ही ना, कुछ सेकंड, 8 सेकंड के आसपास लगता है कि कितना ईसोफेगस से ट्रैवल करके वहाँ तक जाने में, इतना मैक्सिमम टाइम लगता है, इससे ज़्यादा लगता नहीं। तो इसलिए सेकंड वेग में ही याद रखना कि आप कंठ आएगा, सेकंड में ही आमाशय वर्ड भी आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है, जैसे ही कंठ में कोई चीज़ गई उसको आमाशय में फिर जाना ही है। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो द्वितीय है वेपतु साधो, दाहा कंठ, दाहा कंठ रुजस तथा, ठीक है। दूसरे वेग में कंपन शुरू हो जाएगा, वेपतु मतलब कंपन होगा, ठीक है। सब तो नहीं याद रख पाओगे, वेपतु याद रख लेना, और कंठ रुजा, कंठ में रुजा होगी, ये आपको याद आ जाएगा कि हाँ कंठ रुजा तो दूसरे में थी, क्योंकि पहले में तो जीभ पे ही था, अब उसने नीचे थोड़ा लिया तो कंठ पे पहुंचा, वही उसी वक्त जैसे ही कंठ से गया तो फार होल्ड नहीं होना वो, ठीक, इनवॉलेंट्री एक्शन है, नीचे जाएगा फटाफट। विषम आमाशय प्राप्तम, आमाशय में प्राप्त हो जाएगा। कुरुते हृदय वेदना, आमाशय में जब जब प्रॉब्लम दिखानी होती है तो उसका हृदय के साथ बड़ा रिलेशन दिखा करते हैं, आमाशय प्राप्त विष में हृदय वेदना, ठीक है। जैसे कि एसिडिटी हो तो उसको भी हार्ट बर्न बोल देते हैं, क्योंकि लोकेशन प्रोक्सिमिटी इतनी पास है कि ऐसा लगता है जैसे हार्ट बर्न हो रहा हो, तो इसलिए कुरुति हृदय वेदना भी आमाशय के साथ ही जुड़ा हुआ लक्षण आ जाता है। ओके, तो कंठ, स्टमक और हृदय ये आपस में जुड़े हुए ही आ गए तीनों इसमें। अब पहुंचा है तृतीय पे, तृतीय वेग में तृतीय से तीसरा नेत्र याद रखना, जैसे शिव जी का तीसरा नेत्र, तो तृतीय से तीसरी आंख, आंख से याद रखना, नेत्र से, उसमें जो नेत्र होंगे इसके वो कैसे हो जाएंगे, दुर्वर्णम हरिते सुने जायते चस्य लोचने, लोचन मतलब आइज, दुर्वर्ण हो जाएंगे, कलर डिस्कलरेशन हो जाएगा उनका, हरी हरे रंग के हो सकते हैं, ग्रीनिश कलर के, सून मतलब स्वेलिंग आ सकती है, सूज जाएंगे, कलर में वेरिएशन आएगा, ग्रीनिश हो सकते हैं, ये होगा उसके लेते हैं। तो तीसरे नेत्र वाले जो लक्षण है वो कौन से वेग में आएंगे, तीसरे वेग में आएंगे, तीसरा नेत्र तीसरे वेग में आएंगे। इसे तो कर समझ सकते हो। अच्छा, ठीक है, तीनों लक्षण याद हुए। इससे पहले कि हम आगे पहुंचे एक बार तीनों की चिकित्सा और देख लेते हैं। इसके जस्ट बगल में जो है इनकी चिकित्सा लिख रखी है। तो पहले वाले में क्योंकि जीवा पे ही था, ठीक है, तो तुरंत से इन्होंने वानतम, एक तो वमन कराया फटाफट, कि थोड़ा बहुत वमन के तो फटाफट गया हो तो भी बाहर निकल जाए। बाकी ठंडे पानी से सेचन करना है झटाझट, मूर्छा वूर्छा नहीं आएगी, चितम्बु से चितम। अगध मधु सर्पिव्याम, और जो विषनाशक औषधि है, अगध का मतलब अमरकोशकार ने औषध दिया हुआ है। वैसे अगध का मतलब ये भी होता है, क्योंकि गद का मतलब रोग होता है और अगध मतलब ऐसी चीज़ जो रोगों को नाश करे, लेकिन अगध का एक मतलब औषध भी होता है। तो अगध औषध जो है मधु सर्पी, शहद और घी वाले अनुपान के साथ दे देनी है। दूसरे में, ठीक है, भी वही चीज़ चल रही कि भी आमाशय तक जा रहा है तो वमन कराओ, ठीक है, और विरेचन कराओ, ओके, और वही अगध पान तो चलेगा ही। तृतीय में नेत्र वाले लक्षण है तो तृतीय में अंजन लक्षण भी आया है, अंजन भी आया है चिकित्सा में, तृतीय में नहीं तो तृतीय चिकित्सा में अंजन भी है, नश्य का प्रयोग है और अगध पान है कि। चलो नेक्स्ट पे, फोर्थ में आओ। आमाशय में शूल हो रहा था तृतीय में एक तय से तालुसोस याद रखना, तृतीय नेत्र याद रखना, और शूलम चे आमाशय वृषम। अब याद रखना कि आमाशय
पहले था जीभ पे, फिर गया सेकंड वेग में कंठ पे गया, कंठ पे जाते ही आमाशय में चला जाएगा, क्योंकि होल्ड नहीं कर सकते हो आप। ईसोफेगस में कोई डांस थोड़ी ना करना उसको, वो तो बस जाएगा डायरेक्ट, वहाँ कोई प्रक्रिया नहीं चलनी, तो तुरंत आमाशय में पहुंचेगा। और आमाशय के साथ ही हृदय का भी लक्षण एसोसिएटेड आएगा, आ गया तो पहुंच गया। ठीक है, ये हुआ सेकंड में। थर्ड में आएगा तैसे तालुसोस, तैसे तृतीय, और तीसरी नेत्र से, नेत्र रिलेटेड याद रखना। फिर याद रखना जी कि कोई चीज़ आमाशय में आई थी तो वो कुछ देर होल्ड करेगी वहाँ पे, इतनी जल्दी आमाशय को क्रॉस नहीं कर सकते आप। तो आमाशय में अब भृशम शूलम, जबरदस्त पेन होगा, इंटेंस पेन होगा आमाशय में। आमाशूलम चाहे आमाशय भृशम, ये बात होगी। अब उसके बाद आमाशय जब अपना टाइम ले लेगी तो खाने को, जो भी आपने खाया है उसको आगे भेजेगी, जो भी पेशेंट ने खाया है। ठीक है, पक्व आमाशय स्तोदो, तो फिर नेक्स्ट वे पक्वाशय और आमाशय दोनों में तोद शुरू हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा चला जाएगा पक्वाशय में, थोड़ा रह गया, तो दोनों में तोद शुरू होगा। हिक का लक्षण आएगा। ठीक है, आंत्र कूजन, क्योंकि अब आमाशय को क्रॉस कर चुका है, तो आमाशय को क्रॉस करने के बाद क्या आती है, इंटेस्टीन, तो आंत्र कूजन। बाउल साउंड जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आंत्र कूजन जैसा महसूस होने लगेगा, आंत्र में बहुत आवाज कर रही है जैसे आंत्र। और शीर्षस्थ अति गौरवम, ठीक है, सिर भारी भारी लगने लगेगा, ये है चौथे में। ठीक है, इसकी चिकित्सा में देखो, हिचकियाँ आ रही है तो याद आ रही होगी किसी की, तो स्नेह सम्मिश्रम अगर दिया गया, उसे थोड़ा याद रखना। आंत्र भी कू कू कर रही थी, जैसे वो नहीं, छोटे छोटे पप्पी होते हैं जो पिल्ले, कू 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 करते हैं बड़े प्यार से, तो आंत्र भी कू 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 कर रही थी, तो स्नेह सम्मिश्रम पाए थे, स्नेह मिला के जो है अगत दिया गया है। ठीक है, ऐसा आप याद कर लेना, थोड़ा मेमोराइजेशन ईजी रहेगा। अच्छा भैया, हम पक्वाशय निपटा दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पे चले तो पैसे पंचम वेग जो है, पंचम वेग में पर्व भेद और पक्वाधान वेदना, पक्वाधाने वेदना, ऐसा करके वर्ड आया। ठीक है, वो पक्वाशय था या पक्वाधान से आप समझना कि थोड़ा और नीचे चला गया है। ठीक है, और पांचवें तक आते आते अब सर्वदोष प्रकोप हो चुका है, और परभेद हो रखा, ज्वाइंट्स में पेन, पैसे परभेद, पैसे पांचवा, पक्वाधान वेदना, सर्वदोष प्रकोप। ओके, ठीक है, विष का जो असली पंच लगा है वो अब लगा है कि सारे के सारे दोष प्रकोपित हो गए, तो उसे भी थोड़ा हिंट से याद रखते हो। अभी इसका असली पंच तो पंचम वेग में लगेगा, तब सारे दोष प्रकोपित हो जाएंगे। छठे में क्या होगा, ठीक है, प्रज्ञा प्रणाश, प्रज्ञा का नाश होगा, और अतिसार होगा जबरदस्त वाला। ठीक है, ओके भैया, अतिसार होगा तो लक्षण में अतिसार है तो चिकित्सा में भी अतिसारवत ट्रीटमेंट है, और ऑपिड वगैरह का प्रयोग है। पंचम में भी ऊपर देख सकते हो कि पंच में छोद्रम शहद लिया है, मधु क्वाथ लिया है, ये सब यूज करके दे रहे हैं उसमें। ठीक है, छठे में, सातवें में तो क्योंकि अंतिम वेग है तो स्कंद पृष्ठ कटी का भंग होगा, और सन्निरोध होके मृत्यु हो जाएगी, सन्निरोध बंद हो जाएंगी सारी चीज़ें, मूवमेंट खत्म। ठीक है, तो लास्ट ट्राई जो है हम मारेंगे, एक काकपद नाम का एक स्पेशल टाइप का वुंड, क्षत क्रिएट करते हैं सर के ऊपर, कौवे के पैर के निशान का चीरा बनाते हैं, उस चीरे पे हम मांस रखते हैं, और ऐसा थ्योरी है कि वो मांस जो है सारे विष के चीज़ों को खींच लेता अपने पे, और बंदा बच सकता है। तो लास्ट स्टेप पे लेकिन किया है, सिर के ऊपर काकपद बना के, और रक्त युक्त मांस जो है वहाँ पे रखा है। ये सातवां लास्ट ट्रीटमेंट किया इन्होंने, इसके बाद नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर जाएगा वो। ओके, एक बार फिर से कर सकते हो। पहले वेग में टंग आई थी, ठीक है, दूसरे में कंठ आएगा, आमाशय आएगी, और उसी के साथ हृदय एसोसिएटेड आएगा। थोड़ी देर के लिए तृतीय में तैसे तालु, तैसे तृतीय, तैसे ही तीसरी आंख, और तैसे ये भी याद रखना आमाशय में भी होल्ड होगा, आमाशय भृशम शूलम होगा। चतुर्थ में जब पहुंचेगा, ठीक है, तो आंत्र कूकू करने लगेगी, आंत्र कूजन, क्योंकि अब आमाशय से निकल के उधर आ गया, और आमाशय से जैसी क्रॉस होगा, ठीक है, तो इंटेस्टीन आएगी, आंत्र कूजन लक्षण आ जाएगा। ठीक है, और क्या नाम है इसका, पक्वाशय आमाशय दोनों में तोद हो जाएगा, हिक का लक्षण था, सिर भारी था एक। पांचवें में पंच लगेगा, बढ़िया भला, सर्वदोष का प्रकोप हो जाएगा, पक्वाधान्य वेदना, और पैसे पंचम, पैसे परभेद भी याद रखना। छठे में प्रज्ञा प्रणाश, और सातवें में सन्निरोध से मृत्यु। ठीक है, चिकित्सा में देखो तो पहले में जो है वांतम है, वमन है, दूसरे में वमन विरेचन दोनों है, तृतीय में जो है अगधपान है, और नेत्र के लक्षण थे इसलिए अंजन भी प्रयोग है। चतुर्थ में कुछ ज़्यादा ही कू कू कर रही थी, तो प्यार से स्नेह मिश्रित जो है उसमें
हालांकि स्नेह का मतलब स्निग्धता है, हमने याद रखने के लिए ऐसा याद रख लिया। पंचवें में शोधर है, छठे में अतिसार समान चिकित्सा है, सातवें में काकपद का प्रयोग है। ये इनके मोटे मोटे ये हुए हैं सुश्रुताचार्य के। ठीक है, फिर आप देखो नेक्स्ट पे चलते हैं, चरक आचार्य के वाली बात करो। चरक आचार्य इनके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, सुश्रुत आचार्य के कंपैरिजन में बहुत इजी है चरक आचार्य का। तो ये पहुंचे हम चरक आचार्य। चरक चिकित्सा 23 में दिए हैं इन्होंने। एक तो इनके में ये भी आता है कि 8 वेग तो हैं इनके, ओबियसली पहले ही पढ़ लिया था। इनके में रस, रक्त, मांस ऐसे दुष्टि हुई है, जबकि सुश्रुत आचार्य में ये नहीं मेंशन है। जैसे पहले में इनकी देखोगे तो आप रस प्रदोषात, पहला जो पॉइंट लिखा है ना उसके एंड में देखो हमने सर्कल कर रखा है रस प्रदोषात। ठीक है, दूसरे वाले में देखोगे तो आश्रिक प्रदोषात, आश्रिक मतलब रक्त का सिनोनिम होता है, तो रक्त प्रदोषात ऐसे करके। तीसरे में मांस की दुष्टि होगी, रस, रक्त, मांस ऐसे करके सीक्वेंस चल रहा है। ओके भैया, तो ओबियसली रस की दुष्टि होनी है। ये डिफरेंट है जांगम वाले विष से, जिसमें रक्त की दुष्टि पहले होती है, रस की नहीं होती, क्योंकि वो तो वो है ना एनिमल के पॉइजन, वो तो डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं ब्लड वगैरह में, तो इसलिए उसमें रस की कोई दुष्टि नहीं। यहाँ क्योंकि माउथ के थ्रू ले रहा है ऐसे करके, तो रस दुष्टि पहले। ठीक है भैया, इसमें भी वही सब लक्षण आएंगे जो पहले आप, जो बंदा पेशेंट जो है खाएगा उससे रिलेटेड वाले, तो क्या होगा, दांतों से, जीवा से, इन्हीं चीज़ों से तो कांटेक्ट में आएगा। तो तृण दंत हर्ष, सेंसिटिविटी सी लग रही दांतों में। प्रसेक, बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होना शुरू हो गया है। वमथू, नोजिएटेड, जी मिचलाने लग रहा है। ठीक है, ये रस की दुष्टि होती है, ये ट्रीटमेंट है वमन कराएंगे। सेकंड में आश्रिक प्रदोषात। ठीक है, द्वितीय तु रक्त दुष्टि, वैवर्ण्य भ्रम वेपतु, मूर्छा जृंबा अंग चिमी चिमा हतम का। ठीक है भैया, एक तो याद रखना रक्त की दुष्टि हुई है तो विवर्ण कलर में बड़ा वो आएगा, फीका सा रंग पड़ जाएगा उसका। ठीक है, ये दाग करना। दूसरा, सब नहीं याद रख पाओ तो आप याद रखना तमक, टी फॉर टू, टी फॉर तमक, तो टू वेग में तमक। ठीक है, ट्रीटमेंट विरेचन। ठीक है, ये तो हम वैसे भी याद कर लेते थे इकट्ठे। वी छार एवं कैसे काका की संज्ञा स्थापना की चिकित्सा, वो हम नीचे पढ़ लेंगे। तो चरक की चिकित्सा बहुत ईजी, उसमें वो इतना परेशानी नहीं। तृतीय में पहुंचे तो तीसरे में दुष्ट पिशीता ऐसे करके लगा, पिशीत मतलब मांस, तो मांस दुष्टि होगी। तृतीय में मंडल कंडू सव्यसा कोठा। तो याद रखने के लिए हमने एक बात लिख रखी है कि तीसरे मंडल में कंडले कोट को शोथ हो जाता है। तीसरे मंडल में कंडले कोट को शोथ हो जाता है, समझ रहे हो। तो मंडल कंडू सव्यथु कोठा ऐसे करके बात है। इसमें ट्रीटमेंट है शारागद का प्रयोग, सो फरई लेखनम सहमदवम्बो, ये चीज़ें। चौथे में पहुंचो, चौथे में याद रखने के लिए हमने एक लाइन लिख रखी है, छदम चतुर्वेदी। और चौथे में जो है सर्वदोष प्रकोप हो जाएगा, वातादिदास चतुर्थे। ठीक है भैया, 6 द में, 6 से छर्दी, द से दहा, मैं से मूर्छा। ठीक है, ओके। ठीक है, चतुर्वेदी, चतुर्वेदी में चतुर मतलब कि चौथा वेग है, वेदी वात आद्य, वेदी हमने नीचे लिख रखा है रेड कलर में, आप देखोगे तो वात आदि। ठीक है, चतुर्वेदी में जो वेदी है वात आदि। तो 6 द में छर्दी, दहा, मूर्छा, वात आदि दोष प्रकोपित हो जाएंगे। ठीक है, पांचवें में पहुंचो भैया। पांचवें में यहाँ पे भी पंच लगेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ सर्वदोष प्रकोप था, सुश्रुत में पंच लगने से यहाँ नील पड़ जाएगी। ठीक है, नील आदि नाम। ठीक है, मुक्का टिकता है तो नील नहीं पड़ जाती है, नील आदि नाम तमसस्य दर्शनम, पंच में वेगे, और एकदम अंधेरे में चला जाएगा बंदा। छठे में जो है छठी की याद आएगी, देखे ना इतने ऐसा पंच, छठी की रात याद आ जाएगी तो याद आएगी छठी की, तो याद आएगी तो हिचकी आएगी। षष्ठे हिक्का, स्कंद भंग जो है सप्तमे में हो जाएगा। अष्टमे है मरणम। ठीक है, अब इसकी चिकित्सा याद करने के लिए ये वाला जो हम याद रखते हैं। ठीक है, ये बात जो यहाँ लिखी हुई है कि वी क्षार एवं कैद से काका की संज्ञा स्थापन के लिए विष विपरीत प्रतिविष चिकित्सा करती है, इससे मोर पल मिलते हैं। तो वी पहले में वी, दूसरे में भी वी है, वमन और विरेचन। वी का मतलब इंग्लिश वाला वी था, वमन विरेचन। क्षार एवं कैथ से, तृतीय में क्षारागद का प्रयोग है। फिर चौथे में जो है कैथ मतलब कपित से कोई बात शुरू है। फिफ्थ में जो है काका से, ठीक है, काकांड रस वाली ये बात, कोंच वाली केवाच वाली भी बात आएगी।
सिक्स्थ में संज्ञा स्थापन आती है, छठे में विष विपरीत चिकित्सा है। ठीक है, यानी कि अगर जांगम विष ने काटा हो तो स्थावर का प्रयोग, स्थावर खाया हो तो जांगम का प्रयोग, प्रतिविष चिकित्सा करती है। ठीक है, ये 7वें वेग तक है। 8वें वेग में मरणम ही है, लेकिन जब तक मर नहीं जाता तब तक भी कुछ ट्रीटमेंट आचार्य लोगों ने बताए हैं। इससे मोर पल मिलते हैं, मोर से मोर और पल से पलाश। मोर से मतलब सिखी, मोर वाला, मयूर वाला मोर, उसका पित्त पलाश के बीज गोपित गुटिका वुटिका बना के, कई और भी योग आए हैं वो बना के देते रहेंगे जब तक कि सांस बची हुई है। जब तक सांस है तब तक आस है। ठीक है, तो मरने का तो है ही, लेकिन लास्ट तक चल करेंगे ट्रीटमेंट। तो ऐसा नहीं कि 8वें बिल्कुल छोड़ ही दिया है, चलता रहेगा जब तक कि वो सांसें बंद नहीं कर देता। तो ये चरक कभी भी छारे में कहते काका की संज्ञा स्थापन के लिए विश्व विपरीत चिकित्सा करती है। बहुत इजीली आपको याद रह जाएगा। ये इसको 2 करो, 1 2 3। ठीक है, ये बात खत्म हुई। अब इनके कुछ कॉमन पॉइंट देखते हैं जो थोड़े से वैसे। श्वास जो है ये सुश्रुत आचार्य के फर्स्ट वेग में आया है, जबकि तमक श्वास जो है चरक आचार्य के सेकंड वेग में है। ठीक है, आमाशय भृशम शूलम ये सुश्रुत आचार्य के थर्ड वेग में है, और आम पक्वाशय तोद ये फोर्थ वेग में है। पक्वाधान वेदना पर्व भेद ये 5वें वेग में। ठीक है, ओके। और कोई कंठ रुजा भी आप डालना चाहो तो कंठ तो आप दूसरे में डाल ही लोगे। आमाशय, आम पक्वाशय और पक्वादान ये किस किस में है, ये ऐसा थोड़ा आप याद रख पाओ तो हमने अलग अलग लिख लिया। पहले आमाशय में होल्ड रहा था तीसरे दिन कुछ टाइम तक, तो आमाशय में सूल होता था, फिर आमाशय पक्वाशय दोनों में चला था, फिर आमाशय एकदम खाली हो गया था तो पक्वाधान में थी सिर्फ। ये बात याद हुई। सर्वदोष प्रकोप चरक के फोर्थ वेग में है, इजीली मेमोराइजेबल था छदम चतुर्वेदी का यूज करके। छर्दी दाह मूर्छा चतुर्थ वेग में, वेदी से वातादि दोष यानी कि सर्वदोष प्रकोप। सुश्रुत के में पंच लगने से 5वें में छठ सर्वदोष का प्रकोप था। मूर्छा और वमन ये लक्षण कहाँ कहाँ आए हैं। चरक चौबे को मूर्छा हुई, चरक चौबे को मूर्छा हुई, चौबे से 24 याद रखना 24, तो सेकंड में और फोर्थ वेग में मूर्छा वमन लक्षण है चरक में। सुश्रुत को भी पहली बार मूर्छा हुई थी। ठीक है, सुश्रुत को भी पहली बार मूर्छा हुई थी, तो पहली बार मतलब फर्स्ट वेग में उनके में मूर्छा लक्षण आता है। ठीक है, तो यही बात हमने लिखी कि मूर्छा चरक के 2 और 4 में है। वमन जो है, अच्छा ये बात तो मैंने लिखी नहीं। चरक चौबे को मूर्छा हुई, मूर्छा उनके 24 में है, और 14 बार वमन हुआ, ये बात भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। चरक चौबे को मूर्छा हुई और 14 बार वमन हुआ। मूर्छा चरक चौबे को मूर्छा हुई 14 बार वमन से, या तो ऐसा कर लेना, चरक चौबे को मूर्छा हुई 14 बार वमन से। 14 बार कोई वमन कर देगा, ठीक है, तो मूर्छित ही होएगा और उसमें बचेगा क्या। तो 14 वमन से चरक चौबे को मूर्छा होगी, तो वमन जो है 14 है, 1 14 1 4, तो पहले और चौथे में मूर्छा 2 और 4 में। सुश्रुत को पहली बार मूर्छा हुई थी, तो उनके फर्स्ट ही वेग में मूर्छा है। ठीक है, और क्या देखें इसमें। अतिसार जो लक्षण है यहाँ छठे वेग में आया है। अतिसार लक्षण जब हम जांगम विष पढ़ेंगे, दर्विकर मंडली राजिमान इनके जो वेग हैं उनमें भी जो है छठे ही वेग में अतिसार वगैरह आएगा। जांगम विष के में भी छठे ही वेग में अतिसार आएगा। ओके, और अष्टांग हृदय में जब जाएंगे तो उनके अष्टांग हृदय ने उत्तर तंत्र 35 में बता रखे हैं, तो हम बुक में भी जाके देखेंगे, बाकी उनके सुश्रुत से मैच होते हैं हृदय के।